चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करने का जो चक्रव्यूह है वो रच दिया गया है। राजेश वर्मा की मजबूरी है कि उनको पलटना पड़ेगा, नहीं तो ईडी का खेल हो जाएगा और राजेश वर्मा खुद ही फंस जाएगा। दुश्मन की बेटी को टिकट दिया। दूसरा, आरएसएस कनेक्शन है संभवी चौधरी के साथ, चूंकि आचार्य किशोर कुणाल की जब बर्बाद करना होगा चिराग पासवान को तो अपने पुतों को सबसे पहले कहेंगे कि इसको छोड़ो, चिराग को छोड़ो और भाजपा के साथ चलो। तो ऐसे में चिराग जो है ना कहीं के नहीं रहेंगे। एक बात समझ लीजिए, उनका जनाधार चला गया, उनका विश्वास चला गया, उनका जमीनी कार्यकर्ता चला गया और उन जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिया है वो अस्थायी रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, इस बात की 1% भी गारंटी नहीं है। जो आपके लिए सांप है पशुपति पारस चिराग जी, उस सांप को आपके ही बड़े भाई नरेंद्र मोदी दूध पिला रहे हैं। क्या रामविलास पासवान के फोटो को पशुपति पारस ने बाहर फेंकवा दिया था या फिर सरकार नरेंद्र मोदी की थी? नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है। आप सफर बिहार देख रहे हैं। आज फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंह आदर्श। सिंह आदर्श युवा पत्रकार हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। आदर्श जी, आज हम लोग बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान जिस तरीके से अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने रैली की शुरुआत की है चुनाव की, और वो भी जमुई से। जमुई में जिस तरीके से वो मंच पर चिराग पासवान को भाई बता रहे थे, उनके पिता रामविलास पासवान को भी याद कर रहे थे। इस बीच हम लोगों को ये चीज़ भी ध्यान देना चाहिए कि चिराग पासवान की पार्टी से वीणा देवी, जिनको टिकट दिया गया है इस बार के लोकसभा चुनाव में, उन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में ये कह दिया या फिर गलती से उनके मुंह से निकल गया कि जब लोजपा को तोड़ा जा रहा था तो उसमें बीजेपी का और जदयू का अहम रोल था, और बीजेपी या फिर जदयू के बड़े बड़े नेताओं के घर पे ये मीटिंग हुई थी जिसमें ये तय हुआ था कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ना है। यानी एक तरफ से वीणा देवी ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी और जदयू ने चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब बिहार में चुनाव रैली की शुरुआत होती है, उस रैली में चिराग पासवान को भाई कहते हैं, रामविलास पासवान को याद करते हैं। और एक समय वो था जब इनकी पार्टी टूटी थी तो किस तरीके से इनके चाचा को इनसे ज्यादा इज्जत दिया गया, उनको मंत्री परिषद दी गई, उनको मंत्री बनाया गया, उनको वहां पर बंगला भी दिया गया। लेकिन अब पशुपति कुमार पारस जो है इस फिगर से आउट हो गए हैं और अब हो गई है चिराग पासवान की एंट्री। ऐसे में सवाल यह है आदर्श जी कि क्या बीजेपी की नीयत एक बार फिर से पशुपति कुमार पारस को साइडलाइन करने के बाद क्या अब ये लोग चिराग पासवान को एक बार फिर से साइडलाइन करना चाहते हैं? और इस पे वजन हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वीणा देवी ने खुद, जो कि उनकी पार्टी की सांसद हैं अभी फिलहाल, क्योंकि जब वो पार्टी टूटी थी तो वो पशुपति पारस के खेमे में थे, इस बार उनको टिकट मिल गया है। तो क्या आपको लगता है कि ये तमाम बातें जो कही जा रही है उसमें कुछ दम है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल चिराग पासवान समझिए कि पूरी तरीके से भाजपा और नरेंद्र मोदी के ट्रैप में फंस रहे हैं और राजनीतिक जाल में फंस रहे हैं। अब लोग ये सोचेंगे कि किस तरीके से, कौन सा राजनीतिक ट्रैप, कौन सा राजनीतिक जाल जिसमें चिराग पासवान फंस रहे हैं। तो सीधा सीधा आसान भाषा में समझिए कि चिराग पासवान को बर्बाद करने की साजिश, चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करने का जो चक्रव्यूह है वो रच दिया गया है और इस चक्रव्यूह में चिराग पासवान बुरी तरीके से फंस गए। फंसने की शुरुआत यूं होती है कि आप समझिए कि सब कुछ समझ के वो नासमझ बन रहा है। वीणा देवी का जैसे आपने जिक्र किया कि एक बाइट आता है जिस बाइट में वो कहती है कि एक फोन आया था उनको, उनकी इच्छा नहीं थी कि वो चिराग के खिलाफ लिख दे, उनकी इच्छा नहीं थी कि वो पशुपति पारस का साथ दे दे, लेकिन एक भाजपा नेता के घर पर बैठक होती है और शीर्ष नेतृत्व से एक फोन आता है जिसके दबाव में मुझे सिग्नेचर करना पड़ा। मतलब कि उनकी बातों को माना जाए तो पिछले बार भी चिराग को बर्बाद करने, चिराग के पार्टी को तोड़ने में कम या ज्यादा भाजपा का योगदान भी रहा है, जदयू का तो योगदान पूरी तरीके से रहा ही। और इसका तो खुला सबूत है, जिस तरीके से रामविलास पासवान का जो घर था, बंगला था, वो खाली करवाया गया। हालांकि वो सरकारी बंगला था, उसको ऐसे भी खाली करना था, लेकिन जिस तरीके से खाली करवाया गया, रामविलास पासवान की तस्वीरों को रोड पर फेंक दिया गया, वो तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं इस बात का गवाह दे रही हैं। क्या कह रहे हैं आप? वही मैं कह रहा हूं कि भाजपा जब इनकी इतने ही चिराग पासवान की हितैषी होती तो पहली बात कि जब पार्टी टूट रही थी, पार्टी टूट गई तो 5 सांसद से तो नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो पशुपति पारस को बुलाना, उनको इज्जत देना, 5 को एनडीए में शामिल कराना और मंत्रिमंडल में शामिल कराना, क्या ये चिराग पासवान के खिलाफ साजिश नहीं थी तो और क्या थी? ये जनता जवाब दे दे और ये चिराग पासवान से जुड़े हुए लोग जवाब दे दे या चिराग पासवान ही जवाब दे दे?
क्या ये साजिश नहीं थी? दूसरी बात जिस पे आपने गौर कराया कि भाई जब इतने ही है तैसी था आपका भाजपा, तो जिस तरीके से आप रोना रो रहे थे पूरे बिहार में घूम के कि आपके पिता के, स्वर्गीय पिता के तस्वीर को बेइज्जत करते हुए बाहर फेंक दिया गया, पूरे बंगला को अस्त व्यस्त तरीके से बिना बहुत ज्यादा नोटिस दिए खाली करा दिया गया, तो क्या यह पशुपति पारस ने खाली करवाया था? क्या रामविलास पासवान के फोटो को पशुपति पारस ने बाहर फेंकवा दिया था? या फिर सरकार नरेंद्र मोदी की थी, या फिर सरकार भाजपा की थी? तो क्या भाजपा ने आपका समर्थन नहीं किया? क्या भाजपा ने ये प्रयास नहीं की कि इनकी जो पार्टी की जो ये है वो बच जाए, इज्जत बच जाए, इनका परिवार ना टूटे और रामविलास पासवान का जो फोटो है वो बाहर नहीं फेंका जाए? एक और चीज जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया, उस पर भी मैं प्रकाश डाल दूं कि नरेंद्र मोदी चुनावी सभा की शुरुआत जमुई से करते हैं, लोजपा रामविलास पासवान के कैंडिडेट के पक्ष में, और चिराग पासवान को अपना छोटा भाई बताते हैं। तो एक कहावत बड़ा मशहूर है कि बकरे को जब हलाल किया जाता है या बकरे की जब बलि दी जाती है तो उससे पहले उसको बड़ा पुल्हाया जाता है, बहुत अच्छा उसको खिलाया जाता है और गले में लाल कलर की एक पट्टी बांधी जाती है। इस बकरे को पुल्हा लिया गया है, अब बलि की बारी है। हाँ, अच्छा, एक देखिए इसमें जो संयोग है कि जिस तरीके से पहले इन्होंने पशुपति पारस को अपने खेमे में किया, उनको मंत्री पद दिया, चुनाव जैसे है या उनको आउट कर दिया, अब वो जो है दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं। पहले उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ, वो जो है सो मंत्री परिषद जो उनको मिला था, जो मंत्री बने थे, उससे इस्तीफा दे दिए, और अब उनको बिहार में टिकट नहीं दिया गया, धोखा देने का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दिए। अब ये भी खबर आ रहा है कि पशुपति पारस बोल रहे हैं कि भाई हम एनडीए का साथ ही देंगे, तो भाई फिर पार्टी आप क्यों छोड़े? ये पहला सवाल है। दूसरा ये है कि अब कहा जा रहा है कि राज्यपाल उनको बनाया जाएगा, उनका जो भतीजा है प्रिंस पासवान, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको एमएलसी बनाया जा रहा है। तो एक तरीके से पहले पशुपति पारस को साथ लिया, उनको बर्बाद किया, हालांकि एक तरफ अभी भी उनको जो है सो दूध पिला रहे हैं, और दूसरी तरफ चिराग पासवान को अब साथ कर रहे हैं। और वैसे उसमें भी चिराग पासवान टिकट किसको दे रहे हैं? बीना देवी को, जो बीना देवी खुद पार्टी जब टूट रहा था उसमें उन्होंने अपना 100% योगदान दिया था। देखिए, कहा जाता है बात की जो सबका है वो किसी का नहीं है, और भाजपा सबका है। पशुपति पारस को बुलाना और उनको हटा देना तो पशुपति पारस के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पशुपति पारस के मेहनत से बनी हुई वो पार्टी नहीं थी। वो 5 सांसद पशुपति पारस के चेहरे पे नहीं बल्कि रामविलास पासवान के चेहरे पे बने थे या फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे पे बने थे। लेकिन ताजुब की बात यह है कि चिराग पासवान को भरोसे में ले लिया गया, ये दिखा के कि पशुपति पारस को हम साइडलाइन कर दिए, और उसके कुछ दिन बाद विनोद तावड़े से मुलाकात होती है प्रिंस पासवान की, और उसके कुछ दिन बाद जेपी नड्डा से मुलाकात हो जाती है पशुपति पारस और प्रिंस पासवान दोनों को, और दोनों को यह भरोसा दिलाया जाता है कि अब पशुपति जी को राज्यपाल बना दिया जाएगा और प्रिंस पासवान को विधान परिषद में भेजकर जब समय आएगा और उनको मंत्री बना दिया जाएगा। मतलब कि स्पष्ट है कि आपके दुश्मनों को, जो आपके लिए सांप है पशुपति पारस चिराग जी, उस सांप को आपके ही बड़े भाई नरेंद्र मोदी दूध पिला रहे हैं। तो अब ये सोचना, राजनीतिक रूप से बच्चा तो है नहीं चिराग पासवान, तो चिराग क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो ट्रैप में आ गए, पहला चीज। दूसरा, टिकट वाली बात है। सोचिए कि यही बीना देवी, जिनकी पहली जो बैठक हुई थी चिराग पासवान के पार्टी को तोड़ने का, वो इन्हीं के घर पे हुआ था, और उनको टिकट मिलता है। टिकट मिल गया, एक अलग बात है। जब बीना देवी को फिर से पलटना होगा तो वो निश्चित पलट जाएगी, और पलटने में उनको देर नहीं लगेगा, क्योंकि उनका 2 कनेक्शन है। एक तो उनको पलटने का आदत है, दूसरा वो जदयू नेत्री की पत्नी है। तो कहीं ना कहीं जब पलटने की बारी आएगी, जब भाजपा का प्रेशर होगा, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो बीना देवी आपके दुख की घड़ी में साथ नहीं थी तो अब आपके साथ खड़ी हो जाएगी? तो एक कमजोर उम्मीदवार चिराग पासवान ने यही दे दिया। इस चर्चा में अभी तक हम लोग भाजपा को लपेट रहे थे, अब जदयू को थोड़ा लपेट लेते हैं। जदयू के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, वरिष्ठ नेता हैं, और नीतीश कुमार के अगर आप देखें इर्द गिर्द रहने वाले नेताओं में से वो पहले रो में खड़े मिलते हैं। उनकी बेटी को जो है टिकट दिया गया है, शांभवी चौधरी को। हालांकि आरोप है कि, और उनके पार्टी के लोग ही आरोप लगा रहे हैं कि भाई 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ जितना हुआ उतना लेकर के टिकट बांटा गया है। तो शांभवी चौधरी जो अशोक चौधरी की बेटी हैं, अशोक चौधरी जो जदयू में है, और वही जदयू जो आज से कुछ समय पहले लोजपा को तोड़ रही थी। तो एक तरीके से नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी जदयू मिल करके
उनके इर्द गिर्द जो है सांपों का एक घेरा तैयार कर रही है और वो लोग कभी भी चिराग पासवान को डस सकते हैं और वो कमजोर भी पड़ जाएंगे, क्योंकि एक तरफ बिहार में जो उनके नेता हैं, करीब 22 नेताओं ने एक साथ जो है चिराग की पार्टी को छोड़ दिया। वो लोग आरोप लगाए कि भाई जो कार्यकर्ता हैं उनकी अनदेखी की गई है। कुछ लोग उसमें ऐसे भी हैं आदर्श जो अपने घर की जमीन को बेच करके चिराग पासवान की रैलियों में वो समर्थन दिए, उन्होंने भीड़ जुटाया, लेकिन आज उनको चिराग पासवान ने दरकिनार कर दिया और वैसे लोगों का एक घेरा बना लिया है जिन लोगों के घेरे से जदयू और फिर बीजेपी को फायदा है। देखिए, आपने अशोक चौधरी का जिक्र किया। अशोक चौधरी वो व्यक्ति थे जो पार्टी तोड़वाने की साजिश में, लोजपा को तोड़वाने की साजिश में नंबर 1 पर थे जदयू के तरफ से। और पार्टी टूटने के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी ने चिराग पासवान को गाली दिया है जदयू की तरफ से तो अशोक चौधरी ने गाली दिया है। सबसे ज्यादा एग्रेसिव कोई रहे हैं तो अशोक चौधरी रहे हैं। लोजपा रामविलास पासवान के कार्यकर्ताओं को पुलिसिया तंत्र के जरिए परेशान करवाने में भी अशोक चौधरी का अहम योगदान रहा है। ऐसे आरोप उन्हीं के पार्टी के नेता लगातार। चिराग पासवान खुद कहते रहे हैं कि जदयू जो है उनकी हत्या करवाना चाहती है। तमाम आरोप खुद चिराग पासवान लगाते रहे हैं। अब देखिए ना, इनकी बेटी का तो एक तो जदयू कनेक्शन की अपने दुश्मन को टिकट दे दिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनको संभवी चौधरी को पलटना होगा तो वो प्रथम लड़की होगी, पहली सांसद होगी जो फिर से चिराग पासवान को छोड़ जाएगी। क्यों? तो इसके पीछे 2 कारण है। एक कि अपने दुश्मन की बेटी को टिकट दिया, दूसरा आरएसएस कनेक्शन है संभवी चौधरी के साथ। चूंकि आचार्य किशोर कुणाल जिन्होंने बड़ा मेहनत किया है संभवी चौधरी को टिकट दिया, रात भर जाग करके मेहनत किया उन्होंने। हाँ, तो वो इस बात के लिए भी मेहनत करेंगे कि जब बर्बाद करना होगा चिराग पासवान को तो अपने पुतों को सबसे पहले कहेंगे कि इसको छोड़ो, चिराग को छोड़ो और भाजपा के साथ चलो। तो इसमें इन्होंने अपना खेल अपने बिगाड़ लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं की बात आप कर रहे हैं तो समझिए कि चिराग पासवान अपना जमीन खो दिए हैं। जमीन तो खो ही चुके हैं, अपना जमीन खो दिए हैं। और ये वैसे नेता थे जो चिराग पासवान के लिए दरी बिछाना, चिराग पासवान के रैलियों में सहभागिता दिखाना, चिराग पासवान के लिए लाठी करना, उनके लिए धनबल का प्रयोग करना, उनके लिए फंडिंग करने का काम करते थे, उनके लिए जनाधार बनाने का काम करते थे। वैसे लगभग 22-23 नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, जिसमें अरुण कुमार, इंजीनियर रविंद्र सिंह, संजय सिंह, सतीश बाबू जैसे वैसे नेता है जिनका अपना जनाधार हर जगहों पे है। और इन्होंने अपना पैसा खर्च करके, अपना शक्ति का उपयोग करके और अपने जनाधार का उपयोग करके चिराग पासवान को आगे बढ़ाने का इन लोगों ने काम किया। यानी कि देखिए, इनके 5 उम्मीदवार हैं। हमने बात कर लिया वीणा देवी की जो अभी हाल ही में पलट गई थे तो फिर से पलट ही सकती हैं। हमने बात कर लिया संभवी चौधरी की जो जदयू नेत्री की बेटी हैं, तो उनके पीछे भी कारण है कि वो पलट सकते हैं। अब एक बजाते हैं राजेश वर्मा खगड़िया वाले, क्या उनके पीछे भी पलटने की कोई वजह है? क्या वो पलट सकते हैं? बड़ी वजह है। बाकी लोगों का तो कनेक्शन है, कम से कम संभवी चौधरी भ्रष्ट तो नहीं है। राजेश वर्मा नेता से पहले एक बड़े व्यापारी हैं और इससे पहले ईडी के फेरा में फंस चुके हैं। और ये चिराग पासवान ही अपने पार्टी के नेता को कहते हैं कि भाई राजेश वर्मा इसलिए सक्रिय नहीं थे पार्टी में क्योंकि वो ईडी के चक्कर में फंसे हुए थे। तो सोचिए कि ईडी का क्या उपयोग करती है भाजपा, ये तो जग जाहिर है। तो जिस दिन राजेश वर्मा को पलटाना होगा, जिस दिन राजेश वर्मा को बर्बाद करने के लिए चिराग को कहा जाएगा, जिस दिन राजेश वर्मा को कहा जाएगा कि चिराग को छोड़ के आप भाजपा में शामिल हो जाइए, उस दिन राजेश वर्मा की मजबूरी है कि उनको पलटना पड़ेगा, नहीं तो ईडी का खेल हो जाएगा और राजेश वर्मा खुद ही फंस जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एक राजेश वर्मा भी गए, बच गए तो कुल मिला के चिराग पासवान खुद और उनके जीजा श्री अरुण भारती जी। तो ऐसे में चिराग जो है ना कहीं के नहीं रहेंगे। एक बात समझ लीजिए, उनका जनाधार चला गया, उनका विश्वास चला गया, उनका जमीनी कार्यकर्ता चला गया और उन जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिया है वो अस्थायी रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, इस बात की 1% भी गारंटी नहीं है। और राजनीतिक रूप से फैक्ट के आधार पर ये लोग इनको धोखा दे सकते हैं, इस बात की 100% गारंटी है। आखिरी सवाल, नीतीश कुमार के साथ मंच साझा कर रहे हैं चिराग पासवान। ये हम पत्रकारों के लिए तो बिल्कुल अजीब ही है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने उनका बाइट लिया वो तमाम तरीके से नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करते रहे हैं। वो कहते रहे कि भाई हमको नीति से विरोध है, उनसे विरोध नहीं है। लेकिन अब तो वो उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं, मंच पर से ये बात बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है बिहार को आगे ले जा रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान पूरी तरीके से जदयू और बीजेपी के चंगुल में फंस ही गए हैं?
क्योंकि जिस तरीके से हमने उम्मीदवारों की बात की, उम्मीदवारों का तो पूरा सेटिंग हो गया है कि जब उनको पलटाना चाहेगी बीजेपी जदयू पलटा देगी। उनके पार्टी के लोग जो है सो पहले ही छोड़ चुके हैं, लेकिन अब कुछ समय के लिए इनको मंच साझा करके अच्छे तरीके से इनको चंगुल में ले लिया गया है। जब रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई और जब इनको धोखा मिला तो ये रोना रो रहे थे पूरे बिहार में घूम के, आशीर्वाद यात्रा निकाल के। तो जनता ने पलकों पर बैठाया था। किस बात के लिए बैठाया था? इसलिए कि आप नीतीश कुमार के नीतियों का विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि आप स्वच्छ राजनीति, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। आप बार बार ये बता रहे हैं कि आपका जो शासन कर रहे हैं नीतीश कुमार वो गलत नीतियों पर कर रहे हैं और बिहार में मध्यावधि चुनाव होना चाहिए, नीतीश कुमार को जेल होना। राज्यपाल शासन लगाने की लगातार मांग करते रहे हैं। हाँ, और जब आज उसी नीतीश कुमार के नीतियों का आप समर्थन कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया कि आपका ही कोई नीति नहीं है। तो अब क्या मुंह लेके ये जाएंगे जनता के बीच? ये क्या कहने जाएंगे? किस चीज का विरोध करने जाएंगे? तो ये न घर के रहे न घाट के। भाजपा ने इनको राजनीतिक रूप से बौना कर दिया, साथ ही साथ इनके छवि, व्यक्तिगत छवि का भी कहीं ना कहीं बंटाधार कर दिया। छवि भी इनकी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अब इनके पास जो एक विश्वास था लोगों का, उस विश्वास को लेकर भी ये लोगों के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि लोग इनको डंडा लेके दौड़ाएगी। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि इन लोगों ने इनको पलकों पर बैठाया था। लाठी लेके दौड़ाएगी, राजनीतिक वोट रूपी जो लाठी होती है वो लेके दौड़ाएगी कि भाई आप अब चलते बनिए, आप भी वही है जो बाकी सब है। नीतीश कुमार पलटते हैं तो अब चिराग पासवान भी पलटते हैं। तो ऐसी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में ये पूरी तरीके से ट्रैप में आ चुके हैं और राजनीतिक रूप से चिराग पासवान बर्बाद हो जाएंगे। ये 100% ये बात बड़े जिम्मेवारी के साथ कहते हैं और ये होना ही होना है। जैसे हम लोगों ने बात किया, हाल बिहार में जो है लोकसभा चुनाव होने को है और चुनाव के बाद क्या परिणाम आता है ये तो जनता तय करेगी। लेकिन तमाम जो संभावनाएं बन रही है, जिस तरीके से लोग बात भी कर रहे हैं, उनके पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान को खत्म करने की साजिश बीजेपी और जदयू कर रही है। इसी मुद्दे पर हम लोगों ने बातचीत की है। आपको ये बातचीत कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में बताइएगा। साथ ही आदर्श जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हम ऐसे ही तमाम मुद्दे पर आपसे जुड़ते रहेंगे और लोगों के बीच आते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।